घर के बगल वाले घर में एक बड़ी बहन रहती थी जो मुझसे 10 साल बड़ी थी। जब मैं छोटा था तो मैं कई बार उसके घर खेलने जाता था। एक बार उसने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया और कहा कि वह एक छोटा सा गेम खेलना चाहती है, बस मुझे अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। गेम खत्म होने के बाद वह मुझे स्नैक्स खरीद कर देगी। एक दिन वह गेम पकड़ा गया। मेरे पिता बहुत पैसे उड़ाने वाले इंसान थे, पूरे दिन बस खाने पीने और मौज मस्ती करने के बारे में सोचते थे। मैंने सुना था कि उनकी मुलाकात मेरी माँ से संयोग से एक बार में हुई थी। एक पैसे का लालची नहीं था और दूसरी शक्ल सूरत को लेकर सुपरफिशियल नहीं थी। उसके बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद मेरी माँ मेरे पिता की आधी सेविंग्स लेकर भाग गई। नेचुरली मैं सिंगल पेरेंट फैमिली का बच्चा बन गया। जब मैं छोटा था तो लगभग हमेशा घर पर अकेला रहता था। मेरे पिता बाहर ही रहते थे, पार्टीज और शराब में डूबे रहते थे और रियरली घर लौटते थे। पड़ोस वाली आंटी मुझे अकेला और बेसहारा देखकर अक्सर अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती थी। उनके घर में वही बहन थी जो मुझसे 10 साल बड़ी थी। वह मेरे साथ खेलती और मुझे स्नैक्स देती थी। बिना मुझे पता चले वह मेरी जिंदगी में वह इंसान बन गई जिस पर मैं सबसे ज्यादा डिपेंड करता था और जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। उस दिन आंटी और अंकल बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ वह और मैं थे। अचानक उसने एक काला कपड़ा निकाला, धीरे से मेरी आंखों पर बांधा और कहा कि हम एक गेम खेलेंगे। अगर मैं जीत गया तो वह मुझे स्नैक्स खरीद कर देगी। जैसे ही मैंने स्नैक्स की बात सुनी, मैंने तुरंत सिर हिला दिया। फिर एक दिन जब हम गेम के बीच में थे, अंकल वापस आ गए। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और देखा कि वह गुस्से से कांप रहे थे। बहन अपना चेहरा ढककर एक तरफ छिपी हुई थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरे पिता भी आ गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे लात मारी और फिर मुझे वापस घर ले गए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं दोबारा बगल वाले घर में न जाऊं। अगर मैं गया तो वह मेरी टांगें तोड़ देंगे। उसके बाद मैंने अपनी बहन को फिर कभी नहीं देखा। 2 महीने बाद वे लोग वहां से मूव हो गए। तब से मैं अपने पिता से नफरत करने लगा। मुझे लगता था कि उनकी वजह से मैं अब उसे दोबारा नहीं देख सकता था। मैं हर बात में उनका विरोध करता था, लेकिन वह पहले की तरह ही रहे। हर रात देर से घर लौटते थे। मैं एक अनाथ जैसा था जिसकी देखभाल करने या साथ देने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे बड़ा होने पर मुझे समझ आया कि वह वही गेम था जिसे मेरी बहन मुझसे खेलने के लिए कहती थी, लेकिन मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं था। मुझे बस इस बात से नफरत थी कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसे मैं उस उम्र में मिला था जब मैं सबसे कम कुछ कर सकता था। अगर मुझे कभी दूसरा मौका मिला तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। 18 साल की उम्र में मैंने अभी अभी सीनियर हाई स्कूल में दाखिला लिया था और मैं अपने रिबेलियस फेज में था। उसी साल मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने एक कैसीनो से पैसे उधार लिए थे और जब उन्होंने भागने की कोशिश तो एक्सीडेंट में किसी की आंखों की रोशनी चली गई। घर को कॉम्पेंसेशन के तौर पर देना पड़ा और उन्हें कई साल प्रिजन में रहना पड़ा। सच कहूं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिंदा रहे या मर जाए। मैं बस सोच रहा था, अब जब घर भी नहीं रहा तो मुझे कहां जाना चाहिए। किस्मत से मेरे पिता में अभी थोड़ी कॉन्शियंस बाकी थी और उन्होंने मुझे चेन सरनेम वाली एक आंटी की देखभाल में छोड़ दिया। कहते थे कि वह बचपन से उनकी दोस्त। उस समय मेरे पिता में अभी थोड़ी कॉमन सेंस थी और उन्हें लगता था कि वह उसके लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी जिंदगी को डिले नहीं करना चाहा और दोनों कभी साथ नहीं आए। चेन आंटी विडो थी और उनकी एक बेटी थी। उनके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उन्हें बड़ी कॉम्पेंसेशन मिली थी। उस पैसे से उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने लगी। अरे तुम आ गए, जल्दी आओ, हम बस खाना खाने वाले हैं। ओह, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाए हैं। ये कहने के बाद उन्होंने अपने पीछे खड़ी बेटी को आगे किया। आओ, अपने भाई को हेलो बोलो। चेन आंटी की बेटी का नाम चेनुए था। वह मुझसे 1 साल छोटी थी। जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर पूरा कंटेम्प्ट था। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिर कोई भी मुझे देखकर पहली नजर में अच्छी इंप्रेशन तो नहीं बनाएगा। चमकीले पीले बाल, सस्ती टी शर्ट और फटी हुई जीन्स। मुझे किसी भी तरफ से देखा जाए मैं कोई सीरियस इंसान नहीं लगता था। खाने के दौरान चेन आंटी लगातार बातें करती रही और बीच बीच में मेरी प्लेट में खाना डालती रही। चैन से इसके उलट सिर नीचे किए खाना खाती रही। कभी कभी वह मुझे चिढ़कर देखती थी। उस रात एक अनजान कमरे में लेटे हुए मैं छत को घूरता रहा। पहली बार मुझे पूरी तरह कंफ्यूजन महसूस हुआ। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए और वह बहन कहाँ होगी ताकि वह मेरा बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। चेन आंटी ने मेरा ट्रांसफर अपनी बेटी वाले स्कूल में करवा दिया। वह एक प्राइवेट हाई स्कूल था। मेरे पुराने स्कूल से कंपेयर करें तो फर्क जमीन आसमान का था। स्कूल के पहले दिन चेन आंटी ने चेन सुए से मुझे स्कूल ले जाने के लिए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी क्लास भी उसी के साथ लगवा दी। लेकिन चेन सुआसिया ने कहा, मैं तुम्हें स्कूल नहीं ले जाऊंगी, मेरे पीछे मत आना। कितनी शर्म की बात है। मुझे पहले से उम्मीद थी कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी हार्श तरीके से बात करेगी। चेन आंटी ने तुम्हें बोलना नहीं सिखाया, तुम्हारा मुंह काफी गंदा है। यह कहकर मैं पलटा और वहां से चला गया। उसे पीछे से मुझे गालियां देते हुए छोड़ दिया। मैं काफी देर तक सड़क पर इधर उधर घूमता रहा। तब जाकर मुझे स्कूल मिला। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, गार्ड ने मुझे रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, जल्दी चले जाओ, वरना मेरी बदतमीजी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। मैंने सिर झुका
आकर अपने कपड़ों को देखा। सच में मेरा लुक उस स्कूल से मैच नहीं करता था। मुझे किसी भी तरफ से देखा जाए मैं सड़क का कोई प्रॉब्लम वाला लड़का ही लगता था। मैंने उसे काफी देर तक समझाया, लेकिन उसने मुझे अंदर जाने देने से साफ मना कर दिया। उम्मा कैसी घटिया स्कूल है जिसे पढ़ना हो पड़े। मैं पलटा और पास के एक साइबर कैफे में जाकर खेलने लगा। रात को जब मैं घर वापस आया तो चैन आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं क्लासेस में क्यों नहीं गया। चैन ने मुझे धमकी भरी नजरों से देखा। गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। चैन आंटी ने मुझे देखा और तुरंत समझ गई, कल मैं खुद तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी। अगले दिन स्कूल पहुंचने के बाद चैन आंटी ने ट्यूटर से कुछ बातें की और फिर चली गई। जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ तो एक साथ सभी की नजरें मुझ पर टिक गईं। आखिर उस पूरे फूलों जैसे ग्रुप में मैं बहुत ज्यादा अलग नजर आ रहा था। टीचर ने मुझे चेन्यू के बगल में बैठा दिया। उसने मुझे साफ तौर पर नापसंदगी से देखा। जैसे ही मैं बैठा मैंने अपना मोबाइल निकाला और डेस्क के नीचे उसे चलाने लगा। टीचर म्यूजिक पोडियम पर कितने भी जोश से समझा रही थी, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं सुन रहा था। मेरे लिए पढ़ाई बस एक टॉर्चर थी। रिसेस में मैं फोन पर बड़े इंटरेस्ट से एक नॉवल पढ़ रहा था। तभी दो लड़के मेरी टेबल के पास आए और डेस्क पर हाथ मारा। तुम्हारा चैनू से क्या रिलेशन है? मैंने उन्हें तिरछी नजर से देखा और तुरंत समझ गया। उस उम्र में लड़कों के अंदर फीलिंग्स जागने लगती हैं। म्यूजिक और हार्मोन्स भी पीक पर होते हैं। शायद उन्हें चैनू पसंद थी या शायद उसी ने उन्हें बुलाया था। हालांकि चैन सोएन का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि वह प्रिटी थी। लेकिन मुझे अपनी एज की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उन्हें इग्नोर किया और फोन पर नॉवल पढ़ता रहा। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें म्यूजिक इग्नोर कर रहा हूं तो उन्हें लगा कि चेन्वी के सामने उनकी बेइज्जती हो रही। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर मेरा फोन छीनने की कोशिश की। दूसरे ने गाली देते हुए कहा, हम तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम बाहरे हो? मैं अचानक खड़ा हुआ और दोनों को धक्का दे दिया। दफा हो जाओ। वे अब भी कुछ और कहना चाहते थे, तभी क्लास की बेल बज गई। उन्होंने मुझे नफरत से देखा और धमकी दी, अब तुम देखना। फिर दोनों जल्दी से अपनी सीट्स पर वापस चले गए। छुट्टी होने तक दोनों ने मुझे सीढ़ियों पर रोक लिया। चिन्वे दूर खड़ी होकर एक खुश सी एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उनमें से एक मेरे पास आया और मुझे धक्का दिया। चिन्वे से दूर रहो। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। चेनू एक तरफ डरी हुई और पूरी तरह जमी हुई खड़ी थी, लेकिन मेरे लिए लड़ाई करना रोजमर्रा की बात थी। मैंने उसे सख्त नजरों से देखा। उस रात मैं चैन आंटी के घर वापस नहीं गया। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि अब सब कुछ अपने दम पर ट्राई करता हूँ। चैन आंटी लगातार मुझे कॉल और मैसेजेस करके पूछती रही कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं देना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं दूसरों की छत के नीचे नहीं रहूंगा। मैं अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगा, स्कूल छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढूंगा, पैसे सेव करूंगा और फिर उस बहन को ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल गया, यह सोचकर कि रात को चेन आंटी के घर वापस आकर अपना सामान ले जाऊंगा। जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, मुझे महसूस हुआ कि माहौल ठीक नहीं था। सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आया, सारी बातें और फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। मैंने चेन्यू की सीट की तरफ देखा। वह खाली थी। वह आज क्लासेस में नहीं आई थी। रिसेस के दौरान जिस लड़के को मैंने पिछली बार पीटा था, जिसके चेहरे पर अभी भी कुछ चोटों के निशान थे, वह जानबूझकर मेरी टेबल के पास आया। क्या ये वही जबरन मजदूरी करके रिफॉर्म हुए कैदी का बेटा नहीं है? इसके अंदर अभी भी क्लासेस में आने की हिम्मत कैसे है? कैदी का बेटा, ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे दिल पर लाल गर्म लोहे का वार कर दिया हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं तुरंत एक्सप्लोड हो गया। सबकी डरी हुई नजरों के सामने मैं क्लासरूम से बाहर भागा और फिर स्कूल से भी निकल गया। किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि यह बात किसने बताई थी। इस बार मैं सच में बहुत गुस्से में था। मेरा खून लगातार सिर पर चढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ चैन आंटी के घर पहुंचा। मैंने चाबी से दरवाजा खोला। घर में सन्नाटा था। शायद चैन आंटी बाहर गई थी। मैं सीधे चेन्सू के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने अपनी मुट्ठियों से दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे बार बार तेज आवाज होने लगी। चेन्सू, बाहर निकलो। क्या करना चाहते हो? क्या वो तुम थी? क्या तुमने ही उन्हें बताया था कि मेरे पिता एक कैदी हैं? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अभी भी नाटक कर रही हो? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने जोर से दरवाजे पर लात मारी। अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजा अंदर से अचानक खुल गया। हाँ, मैं ही थी। तो क्या एक क्रिमिनल का बेटा मेरे घर में रहने और मेरे ही स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है? सुना तुमने? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उसके शब्द चाकू की तरह चुभ रहे थे। मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैंने उसके नाइट ड्रेस के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर खींचा और धक्का देकर लिविंग रूम के सोफा पर गिरा दिया। उसकी आंखें उसकी बाह के नीचे से बाहर दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें लाल थी, आंसुओं से भरी हुई थी और वह मुझे घूर कर देख रही थी। उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी डाल दी गई हो। मैं अचानक होश में आया। मैं क्या कर रहा था? मैं पलटा और तेजी से उस कमरे में भाग गया जो फिलहाल मेरा था। मैंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े एक बैकपैक में ठूंस दिए। लिविंग रूम से गुजरते समय मैंने देखा कि चेन्जुए पहले ही वापस अपने कमरे में भाग चुकी थी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने अपनी जेब से 300 युआन से थोड़े ज्यादा कैश निकाले। उन सारे पैसों को मोड़ा और सेंटर टेबल पर रख दिया। मैंने इसे उन दिनों के खाने और रहने के पेमेंट के तौर पर रखा। फिर मैंने दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे चेनांटी के घर से निकल गया। मैंने बाहर एक छोटा सा संकरा कमरा रेंट पर लिया। मंथली रेंट 600 था। बहुत जल्द मुझे केटीवी में वेटर
की जॉब मिल गई। डे शिफ्ट में 100 यूएन रोज मिलते थे और नाइट शिफ्ट में 120। जल्दी से जल्दी पैसे बचाने के लिए मैंने बिना सोचे नाइट शिफ्ट चुन ली। उसके बाद चैन आंटी ने मुझे बार बार कॉल किया, मैंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आखिर में उन्होंने मुझे 2 मैसेजेस भेजे और साथ में पैसे भी ट्रांसफर किए। मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन आखिर में मैंने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। वह के टीवी पूरे शहर का सबसे बड़ा के टीवी था। वहां काम करते हुए मुझे अब भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मैनेजर मुझे ढूंढते हुए आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। लड़के, तुम्हारा लुक अच्छा है, क्या तुमने कभी मेल मॉडल की तरह काम करने के बारे में सोचा है? काम कम और पैसे जल्दी मिलेंगे। सच कहूं तो मेरे पिता में जिंदगी में ज्यादा खूबियां नहीं थी सिवाय उनके चेहरे के। वह सच में बहुत हैंडसम थे और मुझे उनकी यह खूबी बिल्कुल मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, सिर्फ यह सोचकर ही कि मुझे घिनौने चेहरों के सामने जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ेगी और शायद यह भी सहना पड़े कि कोई मुझे छुए। मुझे सिहरन होने लगी। भले ही मैं गरीब था, फिर भी मेरे अंदर कम से कम इतनी सीमा तो थी। एक रात काम खत्म करके निकलने के बाद मैं इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। लेकिन न जाने क्यों मुझे एक सपना आया। पहले मेरे सपनों में हमेशा वही पड़ोस वाली बहन होती, लेकिन इस बार उन तस्वीरों के बीच चेंजू की आंसुओं और जिद से भरी आंखों की जोड़ी दिखाई दी। मैं घबराकर उठ बैठा, बाथरूम में भागा और जोर जोर से अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालने लगा। बाथरूम से निकलने के कुछ ही देर बाद मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर 3 वर्ड्स दिखाई दिए, चेन आंटी। मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया। नहीं, ये इतना अजीब तो नहीं होगा, है ना? मैं काफी देर तक हिचकिचाता रहा। जब कॉल की घंटी लगभग कटने ही वाली थी, तब आखिरकार मैंने मजबूरी में फोन उठा लिया। दूसरी तरफ चेन आंटी की आवाज हमेशा की तरह नरम थी। श्याओयू, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। चेन घर पर अकेली रहेगी और मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, क्या तुम उसका ख्याल रखने में मेरी मदद कर सकते हो? आखिर में उन्होंने मुझे सीधे 2000 युआन ट्रांसफर कर दी। मैंने स्क्रीन पर दिखाई दे रही रकम को देखा, फिर मुझे अभी अभी आया सपना याद आ गया। मेरे दिल में मिलीजुली फीलिंग्स भर गईं। कुछ सेकंड्स तक चुप रहने के बाद मैंने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। आखिर पैसे से बेवजह लड़ने का कोई मतलब नहीं। अगले दिन से ही मैंने रोज बिल्कुल समय पर स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करना शुरू कर दिया, उसी समय जब उसकी क्लासेस आमतौर पर खत्म होती थी। पहले दिन जब चेनू बाहर आई और उसने मुझे देखा तो वह साफ तौर पर शॉक्ड रह गई। उसके चेहरे पर पहले सरप्राइज आया और फिर पहले वाली वही फेमिलियर नफरत दिखाई दी। उसने कुछ नहीं कहा, होंठ भींचे और सिर झुकाकर मेरे आगे चलने लगी। मेरा भी उससे बात करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं पीछे पीछे चलता रहा। हम दोनों चुपचाप घर पहुंचे। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ देर लिविंग रूम में खड़ा रहा, फिर नीचे दुकान पर गया, एक लंच बॉक्स और दूध की एक बोतल खरीदी, वापस आया और उन्हें लिविंग रूम की टेबल पर रख। फिर मैं के टीवी में अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करने के लिए निकल गया। दूसरा दिन, तीसरा और चौथा दिन भी लगभग ऐसे ही बीता। वह आगे चलती, मैं उसके पीछे चलता। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में चली जाती। मैं खाना खरीदकर टेबल पर रखता और फिर चला जाता। एक भी शब्द नहीं। यह अजीब रूटीन 5वें दिन तक चलता रहा। 5वें दिन दोपहर में हमेशा की तरह मैं स्कूल के गेट पर 10 मिनट पहले पहुंच गया, लेकिन मैंने चेंजू को बाहर आते हुए नहीं देखा। समय मिनट दर मिनट गुजरता जा रहा था और मेरी जॉब के लिए लेट होने का टाइम लगभग आ गया था। मुझे गुस्सा आने लगा। अब इस लड़की ने क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी? मैंने अपना पेशेंस खोने तक इंतजार किया। आखिर में मैंने दांत भींचे और सीधे स्कूल के अंदर चला गया। गार्ड को शायद मेरे पीले बाल याद थे। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और हैरानी की बात है कि उसने मुझे रोका नहीं। क्लासरूम की बिल्डिंग में पहले से ही बहुत सन्नाटा था। मैं तेजी से उसकी क्लास के दरवाजे तक पहुंचा। पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और देखा कि क्लासरूम खाली था। सिर्फ वही डेस्क पर झुकी हुई पड़ी थी। उसके कंधे थोड़े सिकुड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था कि वह सो रही थी या क्या कर रही थी। ओए चेनुए, जल्दी चलो, मुझे काम पर जाना है। तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये देखकर कि मैं गुस्सा करने वाला हूँ, आखिरकार वह जल्दी से हिली, उठी, बैकपैक कंधे पर डाला और सिर झुकाकर मेरी तरफ चलने लगी। पहले के दिनों की तरह ही वह आगे चल रही थी और मैं उससे कुछ कदम पीछे चल रहा था। डूबते सूरज की रोशनी ने हमारी परछाइयों को लंबा कर दिया था, एक आगे और दूसरी पीछे। उस खामोशी में सिर्फ सन्नाटा ही मुख्य आवाज। जैसे ही हम स्कूल से बाहर निकले, मुसीबत सामने आ गई। टाइट पैंट्स और चमकदार शूज पहने 3 बदमाशों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनके मुंह में सिगरेट्स थे। जो उनका लीडर लग रहा था, उसने अपने हाथ रगड़े और चेंसियो के पास जाकर बोला, छोटी बहन योसियो, आखिर तुम बाहर आ गई। हम भाई तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आओ हमारे साथ थोड़ी देर खेलने चलो। चेनुई डरकर तुरंत रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अनजाने में पीछे हटी और लगभग मुझसे टकरा गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर दी, उन बदमाशों का रास्ता रोकते हुए। मैंने ठंडे चेहरे से कहा, दफा हो जाओ। बाकी दोनों बदमाश गालियां देते हुए मुझे घेरने लगे। हमारे बॉस का इस लड़की पर ध्यान जाना इसकी किस्मत है। समझदार बनो और जल्दी चले जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाओ। और तू कौन है बे? रास्ते से हट। बदमाश ने चेंगजियो को छूने की कोशिश की, लेकिन उसी पल मैंने उसके पेट पर लात मार दी। वह दर्द से कराह उठा
लगभग उसी समय एक बदमाश गाली देते हुए मेरी तरफ दौड़ा और मुझे मुक्का मारने की कोशिश की। मैं एक तरफ हट गया, उसके वार से बचा और उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे हाथ से मैंने अपना मोबाइल कसकर पकड़ा और उसके हार्ड कॉर्नर से उसकी नाक के ऊपर जोर से वार कर दी। वह चीखते हुए अपना चेहरा ढककर नीचे झुक गया। स्थिति देखकर दूसरा बदमाश और अभी अभी उठने वाला लीडर भी साफ तौर पर डर गए, लेकिन बहादुरी का नाटक करते हुए उन्होंने मेरी तरफ उंगली की और कहा, अब तुम देखना। फिर उन्होंने अपने घायल साथी को घसीटा और बुरी तरह वहां से भाग गए। मैंने गहरी सांस, चिन्नुए अभी भी सदमे में थी और डर के मारे कांप रही थी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे वहां से बाहर ले गया। जब हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। क्या तुम उन लोगों की वजह से इतनी देर से बाहर आई? दरवाजा। उसने सिर नहीं उठाया। उसकी उंगलियां घबराहट में अपने कपड़ों के किनारे को मरोड़ रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, अगली बार अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो मुझे सीधे बताना। अकेले क्लासरूम में छिपकर बैठे रहने से क्या फायदा? समझ गई? ठीक है, जल्दी ऊपर जाओ। थैंक्स। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बड़े कदमों से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर चला गया। मेरे पीछे से आती उसकी नजरें काफी देर तक वहीं टिकी रहीं, शायद इसीलिए क्योंकि उस दिन वह काफी डर गई थी। अगले 2 दिनों में चिंजुएल पहले की तरह अकेले आगे नहीं चली और जानबूझकर मुझसे दूरी भी नहीं रखी। इसके बजाय वह मेरे काफी करीब चलने लगी। जब भी कोई लड़का पास से गुजरता और उसे 2 बार देखता, वह अनजाने में मेरे और थोड़ा करीब आ जाती। उसके इस बदलाव से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर मैंने चेन आंटी से वादा किया था कि मैं उसे सेफली घर लेकर आऊंगा। हम अब भी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन पहले जैसी टेंशन, जैसे हम दोनों कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वह काफी हद तक कम हो गई थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि जब यह हफ्ता खत्म होगा तो मैं मैनेजर से अपनी शिफ्ट को डे शिफ्ट में बदलने के लिए कहूंगा। हालांकि नाइट शिफ्ट में थोड़े ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन उल्टे स्केड्यूल में इतना ज्यादा समय बिताना अब सच में मेरे शरीर पर असर डालने लगा था। रविवार की रात जैसे ही मैं अपनी आखिरी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए तैयार हुआ, मेरा मोबाइल बजा। यह चेन आंटी का मैसेज, शाओयू आंटी वापस आ गई है। इन दिनों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तुमने बहुत मेहनत की। कल रात घर आकर खाना खा लेना। आंटी तुम्हारे लिए कुछ अच्छे डिशेस बनाएगी। मैंने स्क्रीन को देखा। मेरी उंगलियां काफी देर तक कीबोर्ड के ऊपर रुकी रहीं। मेरी पहली रिएक्शन मना करने की थी। मैं पहले ही वहां से मूव हो चुका था। वापस जाकर वहां खाना खाने का क्या मतलब था? ये थोड़ा एम्बैरेसिंग था। लेकिन फिर सोचने पर लगा कि मैंने 2000 युआन एक्सेप्ट किए थे और उनका काम भी पूरा किया था। रीजन और फीलिंग दोनों के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए और सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। इसके अलावा मुझे काफी समय से ढंग का खाना भी नहीं मिला था। आखिर में मैंने रिप्लाई किया, ठीक है। सोमवार की रात जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने चेन आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो मैं लगभग उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने पर्पल सैटिन का एक IPAO पहना हुआ था और हल्का मेकअप किया था। पहली नजर में मैं थोड़ा स्टंट रह गया। मेरा गला अनजाने में हिला। तभी चेन आंटी मुस्कुराई और मुझे अंदर बुलाया, अंदर आओ, बैठो। तभी मैं रिएक्ट कर पाया और लिविंग रूम में चला गया। जब मैंने चेनू को देखा तो मैं भी हैरान रह गया। उसने अपना यूजुअल यूनिफॉर्म या घर के कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल धीरे से कंधों पर गिर रहे थे। उसके अंदर हमेशा रहने वाली कांटों जैसी एटीट्यूड गायब थी और वह एक फ्रेश और प्यारी यंग गर्ल जैसी लग रही थी। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और जल्दी से सिर नीचे कर लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी ऑकवर्ड तरीके से उसकी गोद पर टिकी थी और उसके कान हल्के लाल थे। टेबल पर माहौल थोड़ा सब्टल और ऑकवर्ड था, लेकिन मेरी उम्मीद से काफी बेहतर था। चिंसू चुपचाप खाना खा रही थी। हालांकि वह अब भी बातचीत शुरू नहीं कर रही थी, लेकिन कम से कम अब वह आंखें नहीं घुमाती थी और न ही ठंडी आवाज में फूंफकारती थी। चेन आंटी लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती रही। चिंता भरे टोन में उन्होंने मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा और मुझे दोबारा वहीं रहकर पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। शाओयू वापस यहाँ आकर रहो, आंटी स्कूल से बात कर लेगी, पढ़ाई जारी रखो। हाँ, वह मुझे धीरे धीरे समझाती रही। तुम अभी यंग हो, तुम हमेशा ऐसे काम करते हुए नहीं रह सकते। मैं चावल को हिलाते हुए वेग तरीके से जवाब देने लगा, जरूरत नहीं है आंटी, मैं अभी ठीक हूँ। पढ़ाई वाला रास्ता मेरे लिए नहीं है। तो अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? पहले काम करके कुछ पैसे सेव करूंगा। मैंने थोड़ी देर रुककर तुरंत कुछ बना लिया। उसके बाद देखूंगा कि क्या मैं एक छोटी सी दुकान खोल सकता हूँ। चेन आंटी ने मेरी तरफ देखा। आखिर में सब कुछ एक हल्की सी आह में बदल गया। उन्होंने अब ज्यादा जोर नहीं दिया, बस फिर से चॉपस्टिक से मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। तो फिर जब भी हो सके अक्सर घर आकर खाना खा लिया करो, ठीक है? शाओस के साथ भी थोड़ा टाइम बिता सकते हो। वह अकेली म्यूजिक बोर हो जाती। मैंने वेग तरीके से हाँ में आवाज निकालकर जवाब दिया। वह खाना ऊपर से शांत माहौल में खत्म हुआ, लेकिन हर किसी के मन में अपने अपने थॉट्स थे। उसके बाद मैंने के टीवी की जॉब छोड़ दी। उस रात नाइट शिफ्ट के दौरान प्राइवेट रूम्स के अंदर काफी ज्यादा शोर था। जब मैं फ्रूट की ट्रे लेकर एक VIP रूम का दरवाजा खोल रहा था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां मुझे वही 3 बदमाश मिलेंगे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। लीडर की नाक के ऊपर अभी भी एक बेवकूफ सी बैंडेज लगी हुई थी। मुझे अंदर आते देखकर वह पहले तो स्टंट रह गया, फिर उसने एक बोतल फेंकी, खड़ा हुआ और मेरी तरफ उंगली करके गाली देने लगा। तू ही था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे पता चल गया कि उस रात सब ठीक नहीं होने वाला था। जैसा मैंने सोचा
सोचा था मेरे बाहर निकलने से पहले ही अभी अभी लाई गई बियर जानबूझकर जमीन पर फेंक दी गई। टूटे हुए ग्लास और शराब हर तरफ फैल गई। जब मैनेजर ने मुझे अंदर जाकर सफाई करने के लिए कहा तो लीडर सोफा पर लेटा हुआ मुझे प्रोवोकेटिवली मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और सिर झुकाकर जमीन पर फैली गंदगी साफ करने लगा। जैसे ही मैं नीचे झुका, किसी के पैर ने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी। पिछली बार तुम लड़ने में इतने अच्छे नहीं थे। मैं अचानक खड़ा हुआ, हाथ में पड़ी आधी टूटी बोतल उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। कमरा तुरंत क्योस में बदल गया। वह पूरा ग्रुप मुझ पर टूट पड़ा। मुक्के और लातें बारिश की तरह बरसने लगी। मेरी आंखें लाल हो गई। मुझे किसी और की परवाह नहीं थी। मैंने सिर्फ लीडर को निशाना बनाया और उसे ऐसे पीटने लगा जैसे मैं उसे मार ही डालना चाहता हूँ। पता नहीं कितना समय बीत गया जब तक गार्ड्स अंदर आए और हमें जबरदस्ती अलग नहीं कर दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर का ऐसा एक भी हिस्सा नहीं था जहां दर्द न हो रहा हो। शायद मेरी पसलियां टूट गई थी। सांस लेने पर भी मुंह से खून की झाग निकल रही थी। दूसरी तरफ भी हाल अच्छा नहीं था, खासकर लीडर जो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। वीआईपी रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। स्क्रीन टूट गई थी और टेबल उलटी पड़ी थी। इसके बाद बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसका चेहरा बहुत खराब था। उसने मुझे गाली नहीं दी, बस काफी देर तक चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर उसने ड्रॉर से एक मोटा एनवेलोप निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। अंदर नए नोटों की 2 गड्डियां थी। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ इसका इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ा है। पैसे ले लो और चले जाओ। कहीं और कोई डिसेंट जॉब ढूंढ लेना। मैंने एनवेलोप ले लिया। ये 30,000 युएन थे, जो कई महीनों की सैलरी से भी ज्यादा थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मैं उस छोटे और नम रेंटेड रूम में वापस आया। दर्द की वजह से दांत भींचते हुए खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। कुछ देर आराम करने के बाद ही मैं बड़ी मुश्किल से उठ पाया। मैंने बॉस द्वारा दिए गए पैसे, पहले बचाई हुई सैलरी और चेनांटी के दिए 2,000 युएन को गिना। सब मिलाकर हैरानी की बात थी कि मेरे पास 40,000 युएन से ज्यादा थे। उस मोटी गड्डी को हाथ में पकड़ना भारी म्यूजिक लग रहा था। शरीर के घाव अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन पहली बार मेरा दिल साफ हो गया था। ये पैसे मेरी बहन को ढूंढने जाने के लिए काफी होने चाहिए थे। मैंने फैसला किया कि जैसे ही मेरे घाव ठीक होंगे, मैं उसे ढूंढने निकल जाऊंगा। उन दिनों रिकवरी के दौरान चैन आंटी ने मुझे कई बार कॉल करके घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। फोन पर उनकी आवाज हर बार और ज्यादा एंग्जाइज होती जा रही थी। इस डर से कि कहीं उन्हें कुछ पता न चल जाए, मैंने मना करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। यहाँ तक कि आखिर में वह फोन पर सच में नाराज हो गई। शाओयू, क्या तुम सच में मुझे अपनी आंटी नहीं मानते? क्या घर आकर खाना खाने आना इतना मुश्किल है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे हाँ कहना पड़ा। जाने से पहले मैंने खास तौर पर एक डीली ब्लैक हुडी और लंबी पैंट्स ढूंढी। मैंने खुद को पूरी तरह ढक लिया और हुड भी अच्छी तरह नीचे कर लिया ताकि एक भी चोट या बैंडेज दिखाई न दे। जब मैं उनके घर पहुंचा तो चैन आंटी अभी अभी आए एक नए एलसीडी टीवी को लेकर परेशान थी। उसका बॉक्स अभी भी जमीन पर पड़ा था। शाओयू, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आंटी की मदद करो और इस टीवी को फर्नीचर के ऊपर रख दो। वह किचन से एप्रन पहने अपना सिर बाहर निकाल कर बोली। मैं अंदर ही अंदर दर्द सहता रहा। नॉर्मली इतना वेट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अब भी हर कदम मेरी पसलियों तक दर्द पहुंचा रहा था। हुड्डी के अंदर छिपे घावों की वजह से मुझे कोल्ड स्वेट आने लगा था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने बस दांत भींचे और चेन आंटी के साथ मिलकर टीवी उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही भारी टीवी जमीन से ऊपर उठा, मेरा पेट जोर से सिकुड़ गया और लगभग वह मेरे हाथों से छूट ही गया। मैंने दर्द सहते हुए किसी तरह उसे फर्नीचर तक पहुंचाया और वहीं रख दिया। मेरा पूरा शरीर लगभग पूरी तरह थक चुका था। मेरी पीठ तुरंत उस रिसते हुए खून से भीग गई, जो गीला और चिपचिपा होकर स्किन से चिपक रहा था। अच्छी बात यह थी कि जैसे ही मैंने टीवी रख दिया, चेन आंटी जल्दी से वापस किचन में चली गई ताकि खाना चेक कर सके। मैंने सांस लेने के लिए दीवार का सहारा लिया। मेरे माथे पर कोल्ड स्वेट। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि चेनू अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि वह कब से मुझे घूर कर देख रही थी। उसकी नजर मेरी डार्क हुडी के निचले हिस्से पर पड़ी, जहां एक गहरा दाग धीरे धीरे फैल रहा था। मैं घबरा गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ घुमाकर उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही कदमों में मेरे पास आ गई। बिना एक शब्द बोले उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपने कमरे की तरफ खींच ले गई। मैं हैरान रह गया और उसे उस हल्की खुशबू से भरे कमरे में ले जाने दिया। उसने पीठ से दरवाजा बंद किया, फिर कबर्ड के अंदर से एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और धीमी आवाज में पूछा, तुम फिर किसी से लड़कर आए हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी और उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांट रही हो, लेकिन साथ में कुछ और भी था। उसने बेड की तरफ इशारा किया, बैठो। मैं बिना हिले खड़ा रहा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे खून से उसकी साफ सुथरी और नीटली रखी हुई बेडशीट खराब ना हो जाए। बैठो। इस बार उसका टोन ज्यादा फर्म, उसमें ऐसी ताकत थी जो किसी डाउट की इजाजत नहीं दे रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे दबाकर बेड के किनारे बैठा दिया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और आयोडीन, कॉटन स्वैब्स और बैंडेजेस
एजेस निकाले। उसके मूवमेंट्स थोड़े अनाड़ी थे लेकिन बेहद केयरफुल थे। जब उसने मेरी हुडी का किनारा उठाया तो उसने ठंडी हवा अंदर खींची। घाव से चिपका हुआ कपड़ा धीरे से हटाया गया। उसने उस भयानक घाव को देखा, जोर से भौहें सिकोड़ ली और होंठ भींच लिए। उसकी फोकस्ड नजर ऐसी लग रही थी जैसे वह कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। मैंने सिर झुकाकर उसके इतने पास वाले चेहरे को देखा। उसकी लंबी पलकों में हल्का सा कंपन था। उसकी सांस बहुत हल्की थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। सच कहूं तो चेनू वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि लगभग ट्रांसपेरेंट लगती थी। उसकी नाक पतली और ऊंची थी और उस वक्त मेरे लिए थोड़ी चिंता और दर्द के साथ फोकस्ड होकर बैठी हुई वह अपने यूजुअल जिद्दी एटीट्यूड से कहीं ज्यादा प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए मैं उसे देखता ही रह गया। उसने घाव को डिसइंफेक्ट किया, मेडिसिन लगाई और फिर केयरफुली बैंडेज कर दी। पूरे प्रोसेस के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं कहा। काम खत्म होने के बाद उसने सिर उठाया। अचानक उसके दोनों गाल हल्के लाल हो गए। उसने मेरी नजरों से अपनी नजरें हटा ली और उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। ओम, क्या तुम आगे से लड़ना बंद कर सकते हो? मैं काफी देर तक स्टंड खड़ा रहा, फिर गले से किसी तरह 3 शब्द निकाले। मैं कोशिश करूंगा। कागज हमेशा आग को नहीं ढक सकता। खाने के दौरान मैंने सिर नीचे रखा और बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चबा रहा था, इस डर से कि कहीं चेहरे के घाव हिल न जाए। चेन आंटी ने जल्द ही नोटिस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है और आखिरकार उन्होंने मेरे घाव देख लिए। मैंने बहाना बनाया कि रात में चलते हुए मैं गिर गया था। चेन आंटी ने कुछ सेकंड्स तक मुझे घूर कर देखा, फिर आह भरी। उनकी आवाज में छिपा हुआ दर्द और शिकायत साफ महसूस हो रही थी। तुम भी ना बच्चे, हमेशा इतने केयरलेस रहते हो, अकेले बाहर रहते हो और अपना ख्याल रखना भी नहीं जानते। इस बार मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने का नाटक नहीं करने दूंगी। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो। मैंने फिर भी मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सच में गुस्से में थी। उनका टोन किसी डिस्कशन की इजाजत नहीं दे रहा था। अगर अभी भी मुझे अपनी आंटी मानते हो तो इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मेरी बात मानो। उनकी सीरियस और वरीड नजर देखकर मेरे मुंह पर आए शब्द वापस अंदर चले गए। आखिर में मैं वहीं रुक गया। जिस कमरे में मैं पहले रहा था वह अभी भी मेरे लिए रिजर्व्ड था। इसके अलावा वह बिल्कुल साफ सुथरा था। क्विल्ट फ्लफी थी और उसमें धूप जैसी खुशबू आ रही थी। रिकवरी के वे 10 दिन मेरी जिंदगी का एक अजीब और सॉफ्ट सा फेज बन गए। चैन आंटी मेरे लिए हर तरह के न्यूट्रिशियस सूप बनाती थी। चिकन सूप, फिश सूप, बोन सूप। हर दिन कुछ अलग होता था। जब तक वह मुझे सब कुछ खत्म करते हुए नहीं देख लेती थी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ चेनू ने खुद आगे बढ़कर मेरी बैंडेज बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। हर दिन वह टाइम पर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे कमरे में आती। उसके मूवमेंट्स धीरे धीरे ज्यादा स्किल्ड और जेंटल होते गए। वह कॉटन स्वैब को आयोडीन में भिगोती और घाव के आसपास केयरफुली साफ करती, फिर हल्के से अपने होंठ सिकोड़ती और धीरे से फूंक मारती। ठंडी हवा स्किन को छूती हुई थोड़ी जलन कम कर देती, लेकिन साथ ही एक अलग तरह की खुजली पैदा कर देती जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल था और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उसका कैरेक्टर ही बदल गया हो। अब वह मुझे कोल्ड नजरों से नहीं देखती थी। इसके बजाय वह किसी न किसी बहाने मेरे कमरे में आ जाती। कभी वह स्टोरी बुक लेकर आती और इंसिस्ट करती कि मैं उसे पढ़कर सुनाऊं। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी उम्र की कोई लड़की अब भी एक बच्ची की तरह कैसे बिहेव कर सकती है। कभी वह जंगली फूलों का एक बुके लेकर आती, पता नहीं वह उन्हें कहां से लाती थी। फिर ऑकवर्ड तरीके से एक वाज ढूंढकर उन्हें सजाती। किस एंगल से ये ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। कभी कभी वह बस दरवाजा खोलती और कहती, आज धूप बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी क्विल्ट बाहर सुखाने ले जा रही हूँ। फिर वह क्विल्ट को गले लगाकर भाग जाती और मुझे अकेला खिड़की से देखते हुए छोड़ देती। वह हमेशा मेरे पास रहने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती थी। इसके बाद ज्यादा बात नहीं करती, बस चुपचाप मेरे पास बैठ जाती। कभी कभी चुपके से मेरी तरफ देखती। जब भी मैं उसकी तरफ देखता वह तुरंत अपनी नजरें हटा लेती। उसके कान लाल हो जाते और वह ऐसे प्रिटेंड करती जैसे अपने हाथों में रखी किसी चीज को ठीक कर रही हो। शायद वह मेरी जिंदगी का सबसे वार्म टाइम था और साथ ही वह समय जो मेरे स्वभाव से सबसे कम मिलता जुलता था। मुझे अलर्ट रहने की जरूरत नहीं थी, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं थी। बस खाना, मेडिसिन लेना, सोना और चिंजुए की उन छोटी छोटी ऑकवर्ड और प्यारी हरकतों को डील करना था। भले ही बहुत से लोगों के लिए यह एक नॉर्मल और यहाँ तक कि बोरिंग रूटीन होता, लेकिन मेरे लिए यह ऐसी वार्मथ थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। जब मेरे घाव पूरी तरह ठीक हो गए तो मैंने जाने का फैसला किया। उस सुबह मैंने बहाना बनाया कि मुझे एक नई जॉब मिल गई है जिसमें खाना और रहने की जगह भी इंक्लूडेड है और मैंने चेन आंटी से विदा ली। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह एक फॉर्मल जॉब है और इसमें रहने की जगह भी शामिल है तो वह थोड़ी शांत हो गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें डिटेल में समझाई। जब मैं बाहर निकला तो चेन्यू मेरे साथ दरवाजे तक आई। उसने सिर नीचे किया हुआ था और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अपना ख्याल रखना, जब टाइम मिले तो खाना खाने आ जाना। फिर उसने जल्दी से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, और दोबारा लड़ाई मत करना। मेरे दिल के किसी कोने में कुछ हल्का सा हिला, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। बस सिर हिलाया और हल्की सी आवाज में जवाब दी। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। खून के
बदले मिले उन 40,000 युआन को लेकर मैं कार्स और लोगों से भरी सड़क पर खड़ा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा गोल कितना दूर और कंफ्यूजिंग था। दुनिया इतनी बड़ी थी, मैं उसे ढूंढने के लिए आखिर कहां जाऊं? बहुत सोचने के बाद एकमात्र इंसान जो शायद कुछ जानता हो वह मेरा पिता था। उसे प्रिजन में मिलने की प्रोसेस मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। एक मोटे ग्लास के पीछे मैंने देखा कि मेरे पिता को लाया जा रहा था। वह पहले से काफी ज्यादा दुबले हो गए थे। उनकी पीठ कुछ झुकी हुई लग रही थी, कनपटियों पर सफेद बाल भर गए थे और चेहरे पर थकान और गिरावट साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर था कि प्रिजन में बिताए दिन आसान नहीं थे। जब उसने मुझे देखा तो उसकी धुंधली आंखों में साफ सरप्राइज दिखाई दिया। हमने फोन्स उठा लिए। माहौल स्टिफ और खामोश हो गया। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। पहले पड़ोस वाले घर की वह बड़ी बहन, वह लोग कहाँ शिफ्ट हुए थे, तुम्हें याद है? वह स्टंड रह गया, जैसे उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं यह सवाल पूछूंगा। उसकी नजर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई। काफी देर तक मुझे देखने के बाद उसने आह भरी। मुझे लगता है कि वे पड़ोसी शहर के एक्स काउंटी में शिफ्ट हुए थे। एग्जैक्ट जगह मुझे ज्यादा अच्छी तरह नहीं पता, बस एक बार किसी को इसका जिक्र करते हुए सुना था। उन्होंने कहा था कि वहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि यह अभी भी बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन कम से कम मेरे पास एक डायरेक्शन तो थी। इसके बाद हमने करंट सिचुएशन के बारे में कुछ बेकार सी बातें ऑकवर्ड तरीके से की। जाने से पहले मैंने उसके अकाउंट में एक युआन छोड़ दिया। ज्यादा नहीं था, लेकिन यह मेरी तरफ से आखिरी जेस्चर था। जाने से पहले मैं खास तौर पर एक सैलून गया और अपने उस चमकीले पीले बालों को ब्लैक करवा लिया। इसके अलावा मैंने 2 सिंपल और साफ आउटफिट्स खरीदे, टी शर्ट्स और लॉन्ग पैंट। एक छोटे से गेस्ट हाउस के बाथरूम के मिरर के सामने मैंने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। ब्लैक हेयर, नॉर्मल हेयर स्टाइल और सिंपल क्लॉथ। एक पल के लिए मुझे खुद ही अजीब लगा। सच में अब मैं एक डिसेंट स्टूडेंट जैसा दिख रहा था। अपने पिता द्वारा दी गई वेग डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मैं बस से एक्स काउंटी चला गया। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। काउंटी में 2 दिन पूछताछ करने के बाद मुझे सच में कुछ क्लूज मिल गए। उनका परिवार कई साल पहले शहर के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया था, लेकिन एक पड़ोसी की कैजुअली कही गई एक बात ने मेरा दिल डुबो दिया। ओह, तुम लिन परिवार की बड़ी बेटी की बात कर रहे हो? उसकी तो कई साल पहले ही शादी हो गई। उसका बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि मार्केट से सोया सॉस खरीदने जा सकती। ये खबर ऐसी थी जैसे किसी पत्थर ने मेरे सीने पर जोर से चोट मारी हो। मेरे अंदर एक ऐसी घुटन भर गई जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। उस रात एक सस्ते गेस्ट हाउस के चरमराते बेड पर लेटे हुए मैंने सीलिंग पर फैले नमी के दागों को देखा। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। मैंने उसे ढूंढ लिया था, तो अब क्या करता? क्या मैं उसके पास भागकर जाता और कहता कि मैं वही उस समय का बच्चा हूं, या उससे पूछता कि क्या उसे अभी भी वह गेम याद है? यह बहुत रिडिकुलस था। शुरू से ही वह एक गलती थी, एक ऐसी गलती जिसे मेरी तरफ से शुरू नहीं होना चाहिए था और आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं यहां तक आ ही चुका था। अगर मैं उसे कम से कम एक बार नहीं देखता तो मुझे लगता कि इतने सालों का ऑब्सेशन बेकार चला गया। ठीक है, मैं उसे सिर्फ एक बार देखूंगा, इसे अपने लिए एक एक्सप्लेनेशन समझ लूंगा। अगले दिन मैं उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गया जिसका मुझे पता चला था। वह जगह काफी नॉर्मल थी, लेकिन साफ सुथरी थी। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सड़क के दूसरी तरफ एक पेड़ की छाया में मैं सुबह से लेकर सूरज के आसमान के बीचों बीच पहुंचने तक स्क्वाट करके बैठा रहा। दोपहर के करीब आखिरकार वह दिखाई दी। वह एक 3 या 4 साल की बच्ची का हाथ पकड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसका अपीयरेंस मेरी यादों से बिल्कुल अलग था। उसने घर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल कैजुअली बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत सॉफ्ट स्माइल थी। वह सिर झुकाकर बच्ची की लगातार बातें सुन रही थी। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। वह शांत और खुश दिख रही थी। मैंने उसे दूर से देखा। मैंने उसे कुछ देर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ग्रीन एरिया के पास बच्ची के साथ खेलते देखा। फिर मैंने दोनों को धीरे धीरे वापस जाते देखा, जब तक कि उनकी फिगर्स बिल्डिंग के एंट्रेंस में गायब नहीं हो गई। इतने सालों से मेरे दिल को रोककर रखने वाला पत्थर अचानक ढीला पड़ गया और फिर बिना कोई आवाज किए नीचे लुढ़क गया। मेरे अंदर वैसा कोई इमोशन नहीं था जैसा मैंने इमेजिन किया था। कोई रिजेंटमेंट भी नहीं था। इसके बजाय मुझे एक ऐसा खालीपन और राहत महसूस हुई जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। मैं उसे देख चुका था, पता चला, बस इतना ही था। मैंने अनजान हवा को गहरी सांस में भरा और बस स्टॉप की तरफ मुड़ गया। ठीक है, यह सफर बेकार नहीं गया था। अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। मैं चेन आंटी के घर वापस लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, चेन आंटी और उनकी बेटी दोनों स्टंड रह गईं। चेन आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में सरप्राइज और राहत थी। चेन सुए ने भी मुझे थोड़ी देर डिस्ट्रैक्शन के साथ देखा। उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने अनजाने में अपने होंठ भींच लिए। चमकीले पीले बालों वाला और हमेशा कांटों जैसा एटीट्यूड रखने वाला वह लड़का गायब हो चुका था। मिरर में दिखने वाले इंसान के बाल ब्लैक थे, हेयर स्टाइल नॉर्मल था, सिंपल टी शर्ट और पैंट्स थे। यहाँ तक कि खुद मुझे भी अपने इस रूप को देखकर अजीब लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे पास बचे पैसों से क्या मैं कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। शायू, आंटी की एक बात सुनो, वापस पढ़ाई शुरू करो। कम से कम सीनियर हाई स्कूल खत्म करके डिप्लोमा हासिल कर लो, यही सही रास्ता है। मैंने भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं कहा। मेरे दिल में अब भी संघर्ष चल रहा था। मुझे उन फॉर्मूलास और टेक्स्ट से भरी किताबों के पास वापस भेजना लड़ाई करने से भी ज्यादा थका देने वाला लगता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेनू भी मेरे पास आएगी और धीमी आवाज में मेरा सपोर्ट करेगी। हाँ, वापस पढ़ाई करो। उसकी आंखें चमक रही थी और वह मुझे थोड़ी उम्मीद के
के साथ देख रही थी। उन्हें देखकर अचानक मुझे लगा कि शायद एक बार कोशिश करना इतना बुरा भी नहीं होगा। आखिर में मैंने आह भरी और सिर हिला दी। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। सच में। चेंसू की आंखें तुरंत चमक उठी। वह अपने होठों की स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका पूरा चेहरा जैसे और भी ब्राइट हो गया। इस तरह मैं वापस स्कूल चला गया और उन दिनों को जीना शुरू किया जब हर दिन स्कूल आना जाना और किताबों के सामने बैठकर स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह अलग था। हर दिन स्कूल जाते या वापस आते समय चेंजू अब मुझसे दूर आगे नहीं चलती थी। इसके बजाय वह मेरे बिल्कुल पास चलती थी। कभी कभी हमारे आर्म्स भी आपस में टच हो जाते थे। क्लास के दौरान कभी कभी मुझे अपनी साइड से किसी की नजर महसूस होती। मैं सिर घुमाता और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उसे मुझे घूरते हुए पाता। मुझे देखते हुए वह बिना किसी वजह के अकेले ही मुस्कुरा रही होती। उसकी आंखें चमक रही होती। क्या देख रही हो पागल? मैंने अपनी आवाज धीमी की, उंगलियां मोड़ी और उसके माथे पर हल्की सी टपली मार दी। वह तुरंत रिएक्ट कर गई। उसके गाल लाल हो गए और शर्माते हुए उसने हाथ उठाकर मेरे आर्म पर मारने की कोशिश की। उसकी ताकत बहुत हल्की थी, ज्यादा एक हल्के टच जैसी। तुम्हें इससे क्या मतलब? उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर जल्दी से सिर घुमाकर ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वह बुक पढ़ रही हो। उस वीकेंड चेनू थोड़ी शर्माते और झिझकते हुए मेरे पास आई और पूछा कि क्या मैं उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब किसी लड़की ने खुद इनिशिएटिव लेकर मुझे बाहर चलने के लिए इन्वाइट किया था। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। वह पूरी सुबह अपने कमरे में तैयार होती रही। जब वह बाहर आई तो मैं हैरान रह गया। उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उसकी स्किन को काफी हाईलाइट कर रही थी। उसने अपने बाल भी बहुत केयरफुली सेट किए थे। उसके चेहरे पर एक शाई और एक्साइटेड स्माइल थी। बाहर आते ही उसने मेरा आर्म पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। चलो, थोड़ा धीरे चलो। सच कहूं तो किसी लड़की के साथ शॉपिंग पर जाना मेरी जिंदगी के सबसे एग्जॉस्टिंग कामों में से एक था। चेंसू की एनर्जी तो डराने वाली थी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान जाती और साथ ही इंसिस्ट करती कि मैं उसके बिल्कुल पास चलूं और उसे अपनी ओपिनियन दूं। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां जाकर मैं गिरकर आराम कर सकूं। आखिर जब लंच का टाइम हुआ तो उसने स्ट्रॉ को काटते हुए मुझसे पूछा, दोपहर में कहां जाना चाहते हो? मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। पहले मेरे वीकेंड्स या तो लड़ाई करने में निकलते थे या फिर साइबर कैफे में। मैं और कहां जा सकता था? लेकिन मैं उसे धुएं से भरे साइबर कैफे में तो नहीं ले जा सकता था। अचानक मेरे दिमाग में सड़क पर देखा हुआ एक्वेरियम का एडवर्टाइजिंग पोस्टर आया जो पूरा ब्लू था। काफी नया और इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुख्य बात यह थी कि मैं भी कभी वहां नहीं गया था। चलो एक्वेरियम चलते हैं। पोस्टर की तरह ही वह जगह बड़ी और ब्यूटीफुल थी। ब्लू लाइट पानी के साथ मूव कर रही थी। हर तरह की मछलियां इधर उधर तैर रही थी। चेंसू एक्साइटमेंट से आंखें बड़ी करके देख रही थी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे एक टैंक से दूसरे टैंक तक खींचते हुए लगातार बातें करती रही। जब हम डॉल्फिन का शो देख रहे थे तब मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपना सिर घुमाया और जैसा मैंने सोचा था मैंने उसे मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए पकड़ लिया। तुम मुझे हमेशा क्यों देखती रहती हो? एक बात बताऊं? वह आंखों को हल्का सा सिकोड़कर मुस्कुराई, थोड़ा पास आई और धीमी आवाज में बोली, रात को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? ठीक है। आखिर में उसने पालागोसा में एक रोमांटिक फिल्म चुनी। मुझे सच में उन कहानियों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था जिनमें मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो चलता रहता है। थोड़ी ही देर बाद मैं सीट की पीठ से टिककर सो गया। नींद और सपने के बीच मुझे अपने हाथ की पीठ पर एक गर्माहट महसूस हुई। मैंने आंखें खोली और देखा कि चेंसू का हाथ धीरे से मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ था। वह अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए थी और फिर उसी तरह मुझे देख रही थी। उसकी आंखें एक्वेरियम के सबसे साफ पानी की तरह चमक रही थी। हवा अचानक थोड़ी भारी सी लगने लगी। आसपास की आवाजें धुंधली हो गईं। उसके गाल लाल हो गए। उसने पलकें झपकाईं और अचानक जैसे हिम्मत जुटाई, फिर तुरंत पीछे हट गई और ऐसे सीधी बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ उसके पूरी तरह लाल हो चुके कान उसकी घबराहट बता रहे थे। मैं पूरी तरह स्टंड रह गया। होंठों पर महसूस हुई वह हल्की और नमसी गर्माहट बार बार महसूस हो रही थी। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पंख से हल्के से छू दिया हो। गुदगुदी सी हो रही थी और यह एहसास कुछ अजीब सा अच्छा था। जब हम अर्बनाइजेशन के पास वाले पार्क में पहुंचे तो वह अचानक मुझे एक बेंच की तरफ ले गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। सॉरी। मैंने रिएक्ट नहीं किया। उस समय की बात के लिए जब मैंने स्कूल में तुम्हारे पिता के बारे में सबको बताया था। उसकी आवाज में गिल्ट भरा हुआ था। उस समय मैं बहुत बुरी थी। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। मैंने अपने बाल खुजाए। उस बात पर मैं अपना आपा खोकर इतना गुस्सा हो गया था कि लगभग उसे चोट पहुंचा ही दी थी। बाद में सोचने पर मैं भी काफी बेवकूफ था। कोई बात नहीं। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर हल्के अंदाज में कहा, मैं पहले ही भूल चुका हूँ। वह जैसे राहत की सांस छोड़ने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह लड़की चेनुए अपने अंदर की कोई बात छिपा ही नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद उसने खुद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उस दिन ताई चेन ने मुझे खास तौर पर लिविंग रूम में बुलाया। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी सीरियस था। मेरा दिल बेचैन था और मुझे लगा कि अब डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने साई किया। इसके उलट उनकी आवाज असाधारण रूप से नरम थी। शाओयू, ताई कोई पुराने विचारों वाली इंसान नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ताई खुश
खुश है। मैं स्टंड रह गया, मुझे लगभग यकीन ही नहीं हुआ। वह आगे बोली, लेकिन इस बार उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। लेकिन अब भी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई है। ताई से वादा करो कि तुम अच्छी तरह पढ़ोगे और पूरी कोशिश करोगे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तभी आगे चलकर तुम ओसू को अच्छी जिंदगी दे पाओगे, समझे? मैंने उनकी सिंसियर और भरोसे से भरी आंखों को देखा और सिर हिला दिया। उस दिन के बाद चेन्यू और भी ज्यादा बेबाक हो गई। स्कूल के बाद मुझे समय पर घर लौटना पड़ता था। अगर मैं किसी दूसरी लड़की से एक शब्द भी ज्यादा बात कर लेता तो वह ऐसे मुंह फुला लेती जैसे उसके होंठों पर तेल की बोतल लटक सकती हो। सबसे ज्यादा मुश्किल पढ़ाई थी। वह हर दिन बिना किसी गलती के मुझ पर सख्ती से नजर रखती थी, मुझे एक्सरसाइजेस सॉल्व करने और वर्ड्स याद करने के लिए दबाव डालती थी। उसे मेरी पढ़ाई की चिंता मुझसे भी ज्यादा थी। बाकी चीजों में मैं उसकी बात मान सकता था, लेकिन पढ़ाई तो सच में मेरी आधी जान निकाल देती थी। दिन उस स्वीट टॉर्चर के बीच तेजी से गुजरते गए। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो चेन्यू बहुत केपेबल थी और शहर की सबसे अच्छी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैं भी अपनी उम्मीद से काफी अच्छा परफॉर्म करके उसके पास की एक सामान्य सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में सफल रहा। जिस दिन मुझे एडमिशन लेटर मिला, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि यह सच में हो गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने के कुछ समय बाद एक आदमी सूट और ब्रीफकेस लेकर मुझसे मिलने आया। उसने खुद को लॉयर बताया। उसने मुझे बताया कि मेरी माँ बीमारी की वजह से मर गई थी। मरने से पहले उसे लगा कि उसमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम छोड़ दी थी। उसकी उम्मीद थी कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। उस माँ के बारे में जिसकी मेरी मेमोरी में बस एक धुंधली सी परछाई थी और साथ में यही इमेज थी कि वह पैसे लेकर भाग गई थी, मुझे ज्यादा दुख महसूस नहीं हुआ। बस एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। जब लॉयर ने मुझे साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए तो पहले मैं उन्हें लेने से मना करना चाहता था, लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टी की लिस्ट में जीरोस की लंबी लाइन देखी तो मेरा हाथ रुक गया। आखिर में मैंने अपना नाम साइन कर दिया। एडमिशन लेटर मिलने के बाद ताई चेन मुझे खास तौर पर प्रिजन में मेरे पिता से मिलने ले गई। शीशे के उस पार जब उसने सुना कि मैं सच में यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूं तो उसकी धुंधली आंखों में अचानक चमक आ गई। उसके होंठ कांपे और उसने कई बार दोहराया, अच्छा अच्छा। उसके चेहरे की झुर्रियां भी जैसे थोड़ी ढीली पड़ गईं। लगता था कि इन सालों में सिर्फ हम ही नहीं बदले। उस रात घर लौटने के बाद ताई चेन ने अपने सबसे अच्छे डिशेस से पूरी टेबल भर दी। गर्म भाप उठ रही थी और खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। चेंसू मेरे पास बैठी और टेबल के नीचे उसने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ ली। गर्म रोशनी के नीचे उसकी मुस्कान को देखते हुए पहली बार मुझे लगा कि घर शब्द का सच में एक रियल और वार्म रूप होता है। एग्जाम के बाद उन लंबी छुट्टियों के दौरान चेंसू और मैंने एक ट्रैवल ग्रुप ज्वाइन किया। हम जुनान के डाली गए। जिस दिन में हम ठहरे थे उसमें फूलों और पौधों से भरा एक छोटा सा कोर्टयार्ड था। रात में आसमान में अनगिनत सितारे दिखाई देते थे। उस रात हम अभी नाइट मार्केट से घूमकर वापस आए थे। हम काफी थके हुए थे। नहाने के बाद हम बेड पर गिर पड़े। हमेशा की तरह मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके शरीर से नहाने के बाद की फ्रेश खुशबू आ रही थी। उसके मुलायम बाल मेरी ठुड्डी को छू रहे। कमरा बहुत शांत, सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही। अचानक वह मेरी बाहों में हिली और घूमकर मेरी तरफ हो गई। अंधेरे में मैं उसकी गर्म सांसों को अपने गाल पर साफ महसूस कर सकता था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुझे देख रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सिर झुकाकर उसे किस कर लिया। वह एक पल के लिए स्टन्ड रह गई और फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैं उससे अलग होने वाला था तभी उसने अचानक दोनों बाहें बढ़ाकर मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिससे मैं पीछे नहीं हट सका। फिर उसने अपना गर्म चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और मेरे कान के पास धीरे से कहा, जारी रखो। उस रात हमारी किशोरावस्था की मासूमियत पीछे छूट गई और हम दोनों ने अपनी जवानी की सारी झिझक और भावनाओं के साथ एक दूसरे को अपना लिया। अगली सुबह पर्दों की दरार से सूरज की रोशनी अंदर आई और हवा में बिखरे हुए धब्बे बना रही थी। मैं बहुत सुबह उठ गया। करवट लेकर मैंने चिंजू को देखा जो अभी भी मेरे पास सो रही थी। वह गहरी नींद में थी और उसकी पलकें चुपचाप झुकी हुई थी। मैंने धीरे से उसके माथे से बालों की एक लट हटाई। मेरे दिल में एक ऐसी खुशी पैदा हुई जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। जैसे आखिरकार मेरे पास कोई ऐसी चीज थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन उसी समय एक गहरा डर भी मेरे अंदर आया। अगर उस दोपहर मेरे पिता मुझे जबरदस्ती ताई चेन के घर नहीं ले गए होते तो मैं आज कहां होता? शायद अभी भी किसी अंधेरे साइबर कैफे में गेम्स खेल रहा होता या धुएं से भरी किसी फैक्ट्री में कुछ 100 युआन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा होता। जड़हीन पौधे की तरह इधर उधर भटकता, हमेशा कुछ ढूंढता और हमेशा खुद को खोता रहता। वही ताई चेन और चेंजू थी जिन्होंने मुझे जबरदस्ती उस धुंधले रास्ते से बाहर निकाला था, जिसका अंजाम एक नजर में ही समझ आ सकता था। उन्होंने मुझे एक ऐसी छत दी जिसे मैं घर कह सकता था। उन्होंने बिना किसी शर्त के मुझे भरोसा और वार्मथ। उन्होंने मेरी उस जिंदगी को जो लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी एक सही रास्ते पर चलने का मौका दिया और मुझे अपने फ्यूचर की रोशनी देखने दी। मैंने धीरे से सांस ली और उसे थोड़ा और कसकर गले लगा लिया। उसने नींद में कुछ बुदबुदाया और आराम से मेरी बाहों में और सिमट गई। यूनिवर्सिटी के 4 साल उंगलियों के बीच से रेत की तरह निकल गए। चेन्नई और मैं उसी शहर में रहे। उसके अच्छे मार्क्स थे
और उसे उसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए रिकमेंड कर दिया गया। मैंने भी उस अचानक मिली इनहेरिटेंस और उसकी सख्त निगरानी की वजह से काफी मुश्किलों के बावजूद ग्रेजुएशन पूरा कर ली। कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर मैंने एक छोटी कंपनी शुरू की और काफी मेहनत के बाद वह धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने चेंजुए को मैरिज के लिए प्रपोज किया। कोई ग्रैंड या स्पेक्टेकुलर सीन नहीं था, वही घर था जहां हमने पहली बार साथ खाना खाया था। मैं एक घुटने पर बैठा और रिंग ऊपर उठाई। इससे पहले कि मैं ठीक से अपनी बात कह पाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से सिर हिला दी। ताईचेन एक तरफ खड़ी होकर अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उनका चेहरा फूल की तरह खिली हुई स्माइल से भरा था। उसी साल मेरे पिता अपनी सजा पूरी करके प्रिजन से बाहर आए। मैं उन्हें लेने गया। उन्होंने वही पुरानी फैशन क्लोथ्स पहन रखे थे जिनमें वह अंदर गए थे। हाथ में एक पुराना लग्जरी बैग था। प्रिजन के गेट के सामने खड़े होकर वह बाहर की सड़क पर आती जाती गाड़ियों और लोगों को कुछ खोए हुए अंदाज में देख रहे थे। प्रिजन के उन सालों ने उनके अंदर की सारी ताकत और लापरवाही मिटा दी थी। उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी। उनकी आंखों में एक झिझक और बुढ़ापे का एहसास था जो मैंने पहले कभी उनमें नहीं देखा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो अपना मुंह खोला जैसे मेरा नाम पुकारना चाहते हो, लेकिन फिर हिचकिचा गए। मैं उनके पास गया, उनके हाथ से बैग लिया और उन्हें पुकारा, पापा। वह स्टन्ड रह गए। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उन्होंने बार बार सिर हिलाया। मैंने हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं एक कमरा उनके लिए किराए पर ले दिया। इसके बाद दिन शांत और स्थिर तरीके से गुजरने लगे। मेरे पिता को एक रेजिडेंशियल एरिया में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई। वह उसे बहुत सीरियसली करते थे। हर दिन सुबह जल्दी निकलते और खुश नजर आते। वह कहते थे कि यह जॉब अच्छी है क्योंकि लोगों को देखकर उन्हें सुकून मिलता है। चेन्यू और मैं अपने काम और पढ़ाई में बिजी थे। हम प्लान कर रहे थे कि अगले साल उसकी मास्टर्स पूरी होने के बाद शादी सेलिब्रेट करेंगे। पहले वाला मैं अंधेरे में फंसे किसी जानवर जैसा था जो पूरी दुनिया से गुस्से में टकराता रहता था और सोचता था कि मेरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैं ताईचेन और चेनसू से मिला। मैंने कंप्यूटर बंद किया, बालकनी के दरवाजे तक गया और फ्रेम से टिककर उन्हें देखने लगा। मेरा पास्ट एक अंधेरी उलझन था, लेकिन मेरा फ्यूचर इससे ज्यादा क्लियर और वार्म कभी नहीं रहा था।